आज हम लेक्चर में पॉलिटिकल साइंस में हॉब्ज के विचार को समझने का प्रयास करेंगे कि हॉब्ज के राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने शक्तिशाली राजा के विचारों को किस प्रकार से प्रकट करने का प्रयास किया। उनके पीछे क्या कारण थे, कैसी ऐसी संभावनाएं थी जिनकी वजह से उन्होंने इन विचारों को अभिव्यक्त करते हुए वहाँ की सामाजिक व्यवस्था को, राजनीतिक व्यवस्था को एक कठोरीकरण के रूप में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। साथ ही साथ वहाँ की स्वतंत्रता को, वहाँ की संपत्ति को एवं इन व्यवस्थाओं को एक प्रणालीगत एक प्रतिबद्ध करने का जो विचार उसने प्रतिपादन किया था, उसके पीछे क्या कारण थे। देखो, कोई भी अगर सांस्कृतिक अगर तरीका अपनाते हैं लोग, यदि कोई भौतिकवादी व्यवस्था को अपनाता है, क्योंकि आधुनिकीकरण का दौर था, क्योंकि अब देखा जाए तो जो भी विचारक नए आए हैं उन विचारकों में अब जैसे मैकियावेली हैं, हॉब्ज हैं और भी हैं, लॉक वगैरह हैं, तो ये जो विचारक हैं ये आधुनिकतावादी विचारक हैं। तो इनकी जो प्रवृत्तियाँ आप देखने को मिलेगी, इनके विचारों में एक जो एक विचार जो आपको देखने को मिलेगा वो कहीं ना कहीं भौतिकतावादी या उदारवादी या व्यक्तिवादी वैसे विचारों को देखने को मिलते हैं, राइट। लेकिन हॉब्ज के जो विचार हैं, हॉब्ज के विचार आप अगर देखोगे तो वहाँ पर किस प्रकार की सिचुएशन थी, क्योंकि मनुष्य सिचुएशन के आधार पर अपने विचारों को प्रकट करता है। तो जहाँ तक अगर समझा जाए तो जो हॉब्ज के जो विचार हैं वो कहीं ना कहीं मैकियावेली से कोरिलेट होते हैं, मैकियावेली के विचारों से ही प्रभावित हैं। लेकिन मैकियावेली के विचार जो व्यवहारिक थे, ओके, व्यवहारिक थे, और उसमें एक प्रमाणिक रूप से देखे जाएं तो वो सैद्धांतिक पर भी आधारित थे। जबकि हॉब्ज के जो विचार हैं वो काफ़ी थोड़े उससे मिलते जुलते जरूर हैं, लेकिन थोड़ा भिन्नता इसमें अवश्य देखने को मिलती है। थोड़ा हम इस पर हम स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। जैसे अगर हम हॉब्ज की बात करें तो हॉब्ज के जो विचार रहे हैं वो एक्चुअली व्यवहारिक विचार इनके भी थे, और इनके जो हैं व्यवहारिक विचार लेकिन सैद्धांतिक आधार पे नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके जो विचार हैं वो देखे जाएं तो स्पष्ट और प्रमाणिक विचारों पे हम बात करते हैं, प्रमाणिक विचारों पर बात करते हैं। इसमें अगर आप देखोगे, शक्तिशाली राजा की बात इन्होंने भी कही है, ठीक, शक्तिशाली राजा की बात इन्होंने कही है, ठीक। राज्य स्टेट की बात इस संदर्भ में इन्होंने किस प्रकार की अपनी व्यवस्था को प्रतिपादित किया है, ठीक। इन्होंने संपत्ति यानी अधिकार, मनुष्य के अधिकार के बारे में क्या बताए हैं, ठीक। व्यक्तिवादी विचार इनके किस प्रकार के हैं, ओके। और देखा जाए राज्य निर्माण में, इन राज्य निर्माण में व्यक्ति का समर्थन किस प्रकार का है, ठीक। इसमें आप देखोगे शक्तिशाली राजा निरंकुश है कि अंकुश है, उसकी शक्ति कितनी पावरफुल है, कि सीमित है कि असीमित है, राइट। इसमें आप देखोगे कि राजा अपनी शक्तियों का प्रयोग जनता पे कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ओके। और अपनी सुरक्षा कायम करने के लिए, अपनी व्यवस्था को राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए वहाँ के लोगों पर क्या ये शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, ठीक है, क्या कोई अनुचित भी शक्तियों का यूज कर सकता है। तो इनके विषय में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे शक्तिशाली राजा में। राज्य स्टेट की बात की जाए तो राज्य के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे कि राज्य की भूमिका किस प्रकार की है, राज्य कृत्रिम है या प्राकृतिक है कि मानवीय संस्था के द्वारा निर्मित है, इसके बारे में भी हम प्रयास करेंगे बताने का। अधिकार की बात करते हैं कि जो मानव के अधिकार हैं वो अधिकार कहाँ तक दिए गए हैं, राजा के अंतर्गत हैं कि राजा से स्वतंत्र हैं, ओके। राज्य की स्टेट में आप देख सकते हो कि राज्य का एक जो कृत्रिम है कि वो एक प्रकार से देखा जाए कि उस पर निरंकुशवादी है या उस पर कोई संसदीय शक्तियों का समर्थन है, ऐसा कुछ ये भी देखने का प्रयास करेंगे। व्यक्तिवादी विचार में अगर देखा जाए तो व्यक्ति के जो विचार हैं, यानी कि व्यक्तिवादी के अंतर्गत उन्होंने किस प्रकार से कंपेयर की, किससे तुलना की, इसके बारे में समझेंगे। राज्य निर्माण में जो व्यक्ति हैं उनके विचार, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट पूरा तैयार किया गया है, तो सामाजिक समझौता के बारे में भी समझने का प्रयास करेंगे। तो ये हम पूरा इससे एक डायग्राम है, और इसके अंतर्गत हम एक एक करके स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हॉब्ज के जो विचार रहे हैं वो देखे जाएं तो किससे प्रभावित थे, वो थे मैकियावेली से प्रभावित। क्योंकि मैकियावेली जो विचारक था उसने भी शक्तिशाली राजा की बात की थी, और शक्तिशाली राजा की देखा जाए तो वो जनता की सुरक्षा के लिए, जनता के हित के लिए, राइट, और वहाँ पर देश के एकीकरण के लिए, यानी कि देश की राज्य की एकीकरण की व्यवस्था के लिए वो हिंसक एवं अहिंसक एवं किसी भी प्रकार की शक्तियों का यूज कर सकता था, राइट। और देखा जाए तो
धार्मिक से राजनीतिक शक्तियों का भी प्रयोग कर सकता था। वो हर प्रकार की शक्तियों का यूज करने की बात करते हैं मैकियावेली। जबकि अगर यहाँ की बात की जाए हॉब्स की, तो हॉब्स की जो शक्तिशाली राजा है, ये भी एक प्रकार से निरंकुश राजा है, ये भी निरंकुश राजा है, ठीक है। और ये निरंकुश राजा किसी भी शक्तियों का अपना यूज कर सकता है, लेकिन ऐसी शक्तियों का यूज नहीं कर सकता है जो जनता के हित के विरुद्ध हो, राइट, जनता के हित के विरुद्ध हो। क्योंकि मैकियावेली के में अगर देखा जाए तो उनके में भी ऐसा ही विचारक मिलता है कि ये भी यहाँ पर जो ये जो शक्तियों का यूज कर तो सकता है, ठीक है, लेकिन ऐसा यूज ये भी नहीं करेगा कि जनता की बीच में टकराव हो, द्वंद्वता देखने को मिले, तो ये भी ऐसे यूज नहीं करेगा। लेकिन ये जो है ना, ये भी एक राजा क्या है, प्राकृतिक है, ठीक है, और ये व्यक्तियों के समर्थन से ही बना है। और जबकि इधर भी देखा जाए तो यहाँ भी व्यक्तियों के समर्थन से बना है। तो ये दोनों में आप देखोगे एक क्वालिटी देखने को मिलती है, राइट, और समानता देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है कि इनके जो विचार रहे हैं आपस में कोरिलेट तो हैं, लेकिन कुछ विचार हैं वो सैद्धांतिक हैं, कुछ हैं इनके प्रमाणिक हैं। वो इन विचारों के आधार पर इन दोनों में थोड़ी भिन्नता देखने को मिलती है। स्पष्ट रूप से हम समझने का प्रयास ये करेंगे कि हॉब्स जो रहे हैं, हॉब्स की पहले हम ये जीवनी को अगर समझते हैं तो हॉब्स जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऐसी स्थिति से गुजरे थे, क्योंकि यहाँ वहाँ पे देखा जाए तो स्पेन और इंग्लैंड के बीच युद्ध हो रहा था। तब वो ऐसी स्थिति में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और ये जो जन्म था देखा जाए तो इनके बीच में जो युद्ध हो रहा था, तो ऐसी स्थिति में ही इनका जन्म हुआ था। तो इनकी माँ भी देखा जाए तो उस स्थिति में बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति में थी, तब इनका जन्म हुआ था। तो इसकी वजह से युद्ध में मतलब युद्धों में भागा भागी नहीं होती है कि, तो ऐसी स्थिति में इनका जन्म हुआ था। तो एक प्रकार से देखा जाए तो इनका जन्म था भय में, ठीक, इनका जन्म एक भय की अवस्था में हुआ था। तो इनके विचार हैं वो भयानात्मक विचार से ही परिलक्षित होते हैं। आगे अभी हम थोड़ा प्रयास करेंगे। दूसरी बात यहाँ पे हम देखेंगे कि वहाँ पर एक शक्तिशाली जो राजा था, ठीक, शक्तिशाली राजा था इंग्लैंड का, वो भी मारा गया था, ठीक। तो वहाँ पर अराजकता देखने को मिलती है। तो अगर आप लिखना चाहो मारा कब गया था, तो मारा कब गया था, तो ये आप लिख सकते हो कि 1649 में जब वो राजा मारा गया था, तो 1649 से लेके 1660 तक, 16 से 60 तक ये जो आपको 11 वर्षों का जो बीच का गैप रखता है, तो इस बीच के बीच क्या रही है वहाँ पर देखी जाए तो अराजकता रही है। यानी अराजकता की मतलब ऐसा अराजकता देखा जाए तो अराजकता दो प्रकार की होती है, हिंसात्मक भी होती है और अहिंसात्मक भी होती है। हिंसात्मक अराजकता देखोगे कि किसी भी अगर संस्थागत व्यवस्था है, अगर कोई प्रणाली या कोई शासन व्यवस्था है, अगर वहाँ की शासन व्यवस्था अगर ठीक ढंग से नहीं चल रही है, राइट, तो हो सकता है कि वहाँ पे जो जनता है उनके बीच राजा और कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाए, वो अराजकता में बदल जाए और हिंसात्मक परिवर्तन ले सकती है, राइट। अगर कोई चीज़ है जैसे अराजकता एक इस प्रकार फैल सकती है जैसे कानूनी व्यवस्था, राइट, और कानूनी व्यवस्था जो देखी जाए तो वो सही तरीके ढंग से नियमित नहीं, मतलब रेगुलेट नहीं हो रही है, तो आप अहिंसक अराजकता के माध्यम से अपने विचार रख सकते हो या लोगों को जागरूक करा सकते हो, या उस व्यवस्था को हटाने के लिए अपने अहिंसात्मक अराजकता कर सकते हो। यानी कि उसमें हिंसात्मक या कोई विद्रोह जैसी गतिविधियां देखने को नहीं मिलती हैं। तो अराजकता भी दो प्रकार की बनाती है, जिसमें एक हमारी गांधी जी के जो विचार रहे हैं उसमें अहिंसात्मक अराजकता देखने को मिलती है, क्योंकि उनके विचार कहीं ना कहीं देखे जाएँ तो आपने सबने विज्ञान आंदोलन देख लो, असहयोग आंदोलन देख लो, इसमें जो अराजकता देखने को मिलती है ये अहिंसात्मक है। क्यों? क्योंकि उनके जो विचार थे वो हिंसा को लेकर के नहीं थे। वो हमेशा ही चाहते थे कि जनता के माध्यम से ये सुनिश्चित किया जा सके कि वहाँ की जो व्यवस्था है, देश की जो अंग्रेज व्यवस्था स्थापित करे हैं, ये व्यवस्थाओं में कानूनी व्यवस्था को कुछ संशोधन करके लागू करें या कुछ ऐसी व्यवस्थाओं को अपनाएं जो जनता के हित के लिए हो। तो अब हिंसा का वो प्रयोग करते थे। ये क्या है? हिंसा अराजकता है, लेकिन वो जनता को एकत्रित करके ये सब कुछ अंग्रेजों के विरुद्ध काम करते थे। लेकिन अराजकता कैसी थी? अहिंसात्मक, हिंसक नहीं थी। जबकि अगर कोई शक्तिशाली राजा है और वो शक्तिशाली राजा कोई दुरुपयोग करते हैं, राइट, दुरुपयोग करते हैं या वो किसी घटना की वजह से मर जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वहाँ जो अराजकता उत्पन्न होगी वो हिंसक हो जाएगी, क्योंकि वो हिंसक में परिवर्तित ऑटोमेटिक हो जाएगी। क्योंकि किसी राजा अगर कोई मरता है तो उसके पीछे ये देख पर्पज होता है कि किसी राजा क्यों मरा, कैसे मरा, क्या हुआ, ठीक है। अगर वो पर्पज नहीं है तो किसी ऐसे ही अगर मर जाता है तो फिर भी लोगों के बीच में हिंसात्मक अराजकता देखने को मिलती है। तो ये जो विचार थे वहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो हिंसक अराजकता में परिवर्तित हो गई। तो ये भी एक इसके ऊपर हॉब्स के ऊपर इसका भी एक प्रभाव देखने को मिलता है।
ठीक है। उस समय अगर देखा जाए तो और भी आप देखोगे तो इंग्लैंड में भी वैज्ञानिक क्रांति चल रही थी। इंग्लैंड में वैज्ञानिक क्रांति थी तो इसका भी इस पर प्रभाव पड़ा, क्योंकि इसके जो विचार हैं वो कैसे हैं, साइंटिफिक पर विचार हैं। क्यों? क्योंकि वो भौतिकतावादी विचारों को ही सबसे ज़्यादा विश्वास कर रहा है, राइट। क्योंकि इसका कारण ये है कि यहाँ पर देखा जाए तो इसने किसी प्रकार की उदारता या आप नैतिकता जैसे विचारम एवं सद्गुणी विचारों जैसी कोई बात ही नहीं कही है। ठीक ना, राजा की सद्गुणी की कोई बात कही है, कुछ नहीं कहा है उसने। ऐसे कोई विचार भी नहीं मिलते हैं, राइट। जबकि मैकियावेली में सद्गुणी राजा की सद्गुणी शब्द तो यूज किया है, लेकिन जब वो वहाँ के लोगों के लिए यूज किया है, राजा के लिए नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो हॉब्ज ने ना राजा के लिए किया है ना जनता के लिए किया है। तो हॉब्ज के जो विचार हैं कहीं ना कहीं देखे जाएं तो काफ़ी प्रमाणिक हैं और व्यवहारिक विचार इनके भी रहे हैं। लेकिन इनके विचार हैं साइंटिफिक, यानी भौतिकतावादी विचारों पर प्रभावित हैं, जिसकी वजह से देखा जाए तो वहाँ पर कहीं ना कहीं इंग्लैंड क्रांति थी तो इनका एक निश्चित रूप से इन पे प्रभाव देखने को मिलता है। क्योंकि वहाँ पे कैसी क्रांति थी? इंग्लैंड की क्रांति थी, राइट। तो इंग्लैंड में क्रांति जो थी वो वैज्ञानिक क्रांति थी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिकीकरण और तकनीकी, ठीक, आधुनिकीकरण तकनीकी और पदार्थों के माध्यम से नए नए उपकरणों का निर्माण, नई नई खोजों का निर्माण, निरंतरता, अंतरिक्ष स्पेस पर निर्माण, स्पेस पर टेक्नोलॉजी, ये तकनीकें जो जब ज़्यादा विकासशील विकसित अवस्था में होने लगी, राइट, मशीनों का प्रयोग होने लगा, तो ये क्या है? एक आधुनिकता, एक मतलब वैज्ञानिक क्रांति यानी साइंटिफिक क्रांति है, रेवोल्यूशन, राइट। साइंटिफिक रेवोल्यूशन की वजह से इनके जो विचार रहे हैं वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित रहे हैं, ठीक। इस वजह से उन्होंने किसी भौतिकतावादी के अलावा कोई और विचार दिए ही नहीं है, ना नैतिकतावादी दिए ना सद्गुणी दिए हैं, राइट। जैसे ग्रीक के विचारों में देखने को मिलते हैं, प्लेटो, अरस्तु और सुकरात में, ऐसा इनमें नहीं मिलता है, राइट। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो क्या होता गया, समय का अनुकूलन यानी समय का परिवर्तन निरंतर होता गया, तो इसकी वजह से इनके विचार हैं वो साइंटिफिक तरीके में परिवर्तित होते गए। चलिए, तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। और भी अगर बात की जाए तो आप देख सकते हो कि उस समय गति का नियम भी देखा जाए तो गति का नियम आप यानी कि लॉ ऑफ मोशन यानी गति का जो नियम था वो किसने दिया था? वो दिया था आपका गैलीलियो ने। तो गैलीलियो की भी आप अगर देखोगे तो एक्चुअली में ये जो विचारक था इंग्लैंड का ही था, ठीक। ये विचारक कहाँ का था? हॉब्स, इंग्लैंड का। आप ये नोट डाउन कर लेना, हॉब्स का ये इंग्लैंड का ही विचारक था, राइट। और 1588 से 1679 के बीच, 1588 से 1679। चलिए, तो यहीं से प्रभावित था कि क्योंकि गैलीलियो जो था उसने भी देखा जाए तो गति का जो नियम था उसने दिया था कि गति किस प्रकार से मोशन होता है, यानी कि इसने जो गति को दिया था वो एक्चुअली में देखा था साइंटिफिक तरीका था, राइट। लेकिन इसने जो गति का नियम दिया है हॉब्ज ने, आगे हम पढ़ेंगे, हॉब्ज ने जो गति का नियम दिया है वो एक प्रकार का देखा जाए तो इच्छा पर आधारित है, उसकी इच्छा पर, मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। इच्छा यानी कि तार्किक जो इच्छा है वो एक्चुअली में किस पे आधारित है? राजनीतिक यानी मनोवैज्ञानिक पर आधारित है। तो इसने गति का नियम है वो साइंटिफिक तरीके भी रखा था, लेकिन उसने क्या किया, वो गति का नियम है ना वो एक तार्किक इच्छाओं पे आधारित कर दिया, यानी कि व्यक्ति की इच्छाएं हैं, मनोवृत्तियां हैं, अंदर के जो प्रवृत्ति है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक अनंत है और वो मरने के बाद ही समाप्त होती हैं। लेकिन इन पर नियंत्रण करने के लिए, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी है, तो नियंत्रण करने के लिए राजा शक्तिशाली होना चाहिए, ऐसे विचार रखें। अभी थोड़ा बात करेंगे उस पर। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी, क्योंकि इनके जो विचार थे वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इंग्लैंड में युद्ध की वजह से और एक राजा की मृत्यु की वजह से, दूसरी बात है वैज्ञानिक क्रांति भी हुई थी, तीसरी बात वहाँ गैलीलियो का गति का नियम था। तो इन ये चार पांच जो एक मेन फैक्टर निकलते हैं जो कहीं ना कहीं इन पे प्रभावित करते हैं, इनके विचारों को, इनके जीवन में जो विचार रहे हैं इनको प्रभावित करते हैं, राइट। चलिए, तो सबसे पहले हम यही समझने का प्रयास करेंगे कि इनके विचार रहे हैं वो किस प्रकार के रहे हैं। चलिए, ये तो मैंने थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन समझी थी कि उनकी वो किस प्रकार से प्रभावित रहे हैं। अब इसके बाद हम थोड़ा समझते हैं इनके राजा संबंधी विचार, यानी कि हॉब्ज का जो राजा है वो किस प्रकार का होना चाहिए। हॉब्ज का राजा किस प्रकार का होना चाहिए? देखिए क्या होता है, हॉब्ज के राजा को किस प्रकार होना चाहिए, तो इसने तो सबसे पहले ये कहा कि राजा शक्तिशाली होगा। राजा कैसा होगा? शक्तिशाली होगा, ठीक। और ये राजा जो है इसके पास कार्यपालिका
कार्यपालिका, न्यायपालिका, सभी शक्तियाँ इसी के हाथ में होंगी। ठीक, सभी शक्तियाँ इसी के हाथ में होंगी, लेकिन ये अपनी शक्तियों का प्रयोग, ये अपनी शक्तियों का प्रयोग राज्य की सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा और लोगों की सुरक्षा के हित में करेगा, लोगों की सुरक्षा के हित में करेगा। पर ये अपनी शक्तियों का प्रयोग, अपनी शक्तियों का प्रयोग जनता में नहीं करेगा। यानी कि जनता ऐसा नहीं, जनता में कर सकता है लेकिन ऐसी जनता में ऐसा प्रयोग नहीं करेगा ताकि जनता में बीच में अस्थिरता, द्वंद्वता जैसी स्थिति मिले। ठीक, जनता में कर सकता है, अगर जनता मानव स्वार्थी है तो मनुष्य के स्वार्थी के लिए ये अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा 100%। लेकिन ये अपनी शक्तियों का प्रयोग इस लोगों के जीवन की सुरक्षा मतलब खतरे में ना हो इस प्रकार की शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा। इसका मतलब ये आप समझ सकते हो, ये अपनी शक्तियों का प्रयोग राज्य की सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा के हित में करेगा और वहाँ पर संपत्ति की सुरक्षा के लिए करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और कार्यपालिका, न्यायपालिका ये सभी शक्तियाँ इसी के हाथ में होगी। तो इस प्रकार से हॉब्ज ने जो कहा है, हॉब्ज ने एक पुस्तक लिखी है लेवियाथन। लेवियाथन में एक शब्द इन्होंने कहा है कि राजा मृत्यु लोक का ईश्वर है। इस शब्द का आप थोड़ा स्पर्श कर लीजिए, मृत्यु लोक का ईश्वर है। वैसे इन्होंने ईश्वर की कोई बात नहीं कही है, इन्होंने ईश्वर को नहीं माना है, ईश्वर को नहीं माना है। यानी कि राजा की जो तुलना है, राजा की जो तुलना है वो ईश्वर से कही है। यानी कि मृत्यु लोक का मतलब है, मृत्यु लोक का मतलब है कि जिस क्षेत्र में वो है, राजा जिस राज्य में है वो एक प्रकार का क्या है, मृत्यु लोक, क्योंकि वहाँ पे लोग मरते हैं तो मृत्यु लोक तो ही निश्चित तौर पर लोग, वहाँ के राजा, वहाँ के लोग स्वार्थी हैं, वहाँ के लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, वहाँ के लोग मारकाट भी करते हैं। ठीक है, तो ये मृत्यु लोक है। लेकिन ये राजा अगर वहाँ पे पावरफुल होगा, ये राजा वहाँ पर पावरफुल होगा तो वो राजा इनकी स्वार्थपन है, इनकी शक्तियां हैं, मतलब वो अनुचित प्रयोग करता है, इन पर नियंत्रण करेगा, तो 100% है वो ईश्वर की भांति ही है। ठीक, ईश्वर की भांति है, लेकिन इन्होंने ईश्वर को नहीं माना है। ये बात अब दिमाग में रख लो कि ईश्वर को नहीं माना है, एक्चुअली में इन्होंने राजा को ईश्वर से तुलना की है और उसे मृत्यु लोक का ईश्वर बताया, क्योंकि वो मृत्यु लोक का मतलब है कि जिस राज्य में रहता है वहाँ राज्य में बहुत सारी अस्थिरताएं हैं, बहुत सारे लोगों के बीच द्वंद्वताएं हैं। ठीक है, आपस में कट्टरताएं हैं और जो शक्तियों का अपना लोग दुरुपयोग करते हैं, संपत्ति का शोषण करते हैं। तो इन चीज़ों को नियंत्रण करने के लिए, इन चीज़ों को नियंत्रण करने के लिए एक शक्तिशाली राजा की होने की आवश्यकता है। और वो शक्तिशाली राजा क्या है, अपनी शक्तियों का उचित उपयोग करके इन जनता को नियंत्रण करके रखेगा। तो वो एक ईश्वर के समान है, राइट, वो एक ईश्वर के समान है। लेकिन राजा को दैवीय शक्ति पर नहीं इन्होंने बात कही है, ये बात याद रखना। उन्हें ईश्वर के समान रखा है, लेकिन राजा एक कृत्रिम है, राजा एक कृत्रिम है, क्योंकि राजा को देखा जाए तो जनता ही बनाती है, स्पष्ट है। अभी हम आगे क्लियर करेंगे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बताएंगे, उसमें राजा को जनता ही बनाती है, राजा को जनता ही बनाती है। लेकिन वो राजा जो रहेगा ना, वो राजा जो रहेगा वो अपनी शक्तियों का प्रयोग उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी जनता के हित के लिए करेगा। तो इस वजह से वो एक ईश्वरी की भांति है, ना कि वो एक ईश्वर है। ठीक, मतलब उसको ईश्वर को मतलब कंपेयर करके रखा है। लेकिन राजा दैवीय सिद्धांत पर आधार नहीं है। हाँ ठीक है, राजा दैवी ईश्वर की देन नहीं है, राजा एक कृत्रिम है, लेकिन राजा एक ईश्वर की भांति है जो वहाँ पे जनता के हित में काम करेगा। चलिए, तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। तो उन्होंने जो विचार रहे हैं वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से साइंटिफिक एक विचार थे। ठीक, चलिए दूसरी बात उन्होंने संप्रभुता को लेकर क्या कही है, राज्य संबंधी संप्रभुता को थोड़ा समझ लेते हैं। संप्रभुता का अर्थ यहाँ पे है कि राजा की जो सर्वोच्च शक्ति है, सर्वोच्च शक्ति है, वही क्या है, संप्रभुता है। यानी कि राजा की सर्वोच्च शक्ति ही क्या है, संप्रभुता है। संप्रभुता कहीं अलग से शब्द नहीं है। यानी कि राजा अपनी सुरक्षा के हित में, राज्य की सुरक्षा के हित में, जनता की सुरक्षा के हित में
जो शक्तियों का प्रयोग करेगा वो है सर्वोच्च शक्ति, और जब वही शक्ति का प्रयोग अपनी राजा के सुरक्षा, जनता की सुरक्षा, ठीक है, वहाँ की धरोहर की सुरक्षा करेगा, तो वो एक्चुअली में क्या है, वहाँ की संप्रभुता है, यानी कि राजा की संप्रभुता है। और वो संप्रभुता जो रहेगी वो एक्चुअली में किसके रहे, वो रहेगी राजा से। ठीक, वो राज्य की संप्रभुता है किसके हाथ में है, राजा की, यानी कि राजा की जो शक्ति है, राजा की जो शक्ति है वो जिस राज्य में करके अपना प्रयोग करेगा, एक्चुअली वही एक संप्रभुता है उसकी। यानी कि राजा जो है ना वो अपनी शक्तियों का जो प्रयोग करेगा, अपनी शक्तियों का जो प्रयोग करेगा वो प्रयोग करेगा सर्वोच्च रूप से। ठीक, किसके हित में, सुरक्षा के हित में, जनता के हित में। तो इस वजह से इसकी जो संप्रभुता है वो काफी सर्वोच्च है। दैट्स सिंपल। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि इतनी संप्रभुता को एक पावरफुल माना, क्योंकि राजा की जो सर्वोच्च शक्ति है ही संप्रभुता है, क्योंकि राजा सर्वोच्च माना गया है ना, विधि से भी ऊपर राजा है, यानी कि विधि से भी ऊपर राजा है। इसका अर्थ ये हुआ कि राजा जो है वो जो विधि का प्रयोग करेगा, जो विधि का प्रयोग करेगा वो सर्वोपरि मानी जाएगी। लेकिन ऐसी विधि का प्रयोग नहीं करेगा जो जनता के अनहित में हो। याद रखना, जनता के अनहित की शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा, क्योंकि ये ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा, मतलब इसको सब विधि से ऊपर रखा है, राजा को विधि से ऊपर रखा है। वो इसलिए रखा है कि राजा एक निरंकुश है। यहाँ का राजा कैसा है, निरंकुश है एक्चुअली में। तो ये जो निरंकुश राजा है ये अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा करेगा लेकिन ये शक्तियों का प्रयोग उचित ही करेगा, ये बात याद रखना। ये अपनी शक्तियों का प्रयोग उचित करेगा ताकि वहाँ की जनता का इसे समर्थन मिले, जनता का इसे समर्थन मिले। क्योंकि वैसे तो जनता को अधिकार नहीं दिया है, जनता को कोई अधिकार नहीं दिया है कि इसका विरोध करे, जनता को अधिकार नहीं दिया है कि ये इसका विरोध करे राजा का, राइट। लेकिन राजा को असीमित शक्ति तो है, लेकिन राजा ऐसी शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा ताकि वो जनता के हित में हो। क्योंकि राजा का काम क्या है, वहाँ की सुरक्षा बनाए रखना, वहाँ की जनता की सुरक्षा बनाए रखना, ठीक। और लोगों का स्वार्थपन है उसको खत्म करना, वहाँ से भय से जनता, मतलब ये जो विधि को ऊपर क्यों रखा है, यानी कि जो राजा है वो अपनी विधियों का प्रयोग करेगा, सब कुछ करेगा, वहाँ के लोगों को डराएगा, भय करेगा, सब कुछ करेगा, राइट। लेकिन वहाँ की ऐसा अनुचित भी प्रयोग नहीं करेगा ताकि लोगों में क्या हो, अस्थिरता आ जाए और राज्य का विनाश हो जाए। 100% है, ऐसा तो नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ है वो एक से सीमित तक रहती है, ठीक। अब जब तक वो अपना यूज कर रहा है और किसी दिन भी जनता का मूड खराब हुआ तो वो राजा आजा सब खत्म। तो वही चीज़ है कि राजा एक्चुअली में अपनी शक्तियों का प्रयोग उचित करेगा, वहाँ के भय भी दिला सकता है। अगर सिचुएशन ऐसी बन रही है कि भय देना चाहिए, ठीक, तो भय देगा। तो इस प्रकार से राजा यहाँ पे सर्वोच्च माना, ठीक है। लेकिन जनता जो है इनका विरोध नहीं कर सकती, इनकी विधियों का विरोध नहीं कर सकती है। अगर विरोध करेगी तो 100% है वहाँ अराजकता उत्पन्न होगी, अराजकता उत्पन्न होगी तो वहाँ पे स्वतंत्रता जैसी गतिविधियाँ नहीं मिलेगी, स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, लोगों में क्या है, अस्थिरता छाएगी, मार काट, और फिर राज्य का विनाश होगा। तो इस वजह से इन्होंने जो राजा को सर्वोच्च इसीलिए माना है कि ये राजा वहाँ की जनता को नियंत्रण करके रखेगा, विधि से ऊपर रखा है। चलिए, तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। दूसरी बात है कि इन्होंने राजा के जो चर्च है, वहाँ का जो चर्च था, चर्च जो एक्चुअली ये एक धार्मिक संगठन है, धर्म से युक्त है, ईसाई धर्म से, तो इस चर्च को भी देखा जाए तो मानवीय संस्था बोला है। और मानवीय संस्था बोला है क्योंकि ये मानव द्वारा निर्मित है, और इस मानवीय संस्था है तो एक्चुअली में इसे राजा के अंडर में होना चाहिए, राइट। क्योंकि कोई चीज़ मानव है तो मानव द्वारा अगर कोई संस्था बनाई जा रही है, ठीक, क्योंकि व्यक्ति को स्वतंत्रता तो दी थी इन्होंने, अभी हम आगे एक बात करेंगे। तो इस वजह से इन्होंने व्यक्ति को अगर स्वतंत्रता दी है तो 100% वो संगठन बनाएगा, ठीक। अगर वो संगठन बनाता है, अंडर वो संगठन बनाता है, चाहे वो धार्मिक हो चाहे कोई भी संगठन हो, वो संगठन किसके अधीन रहेगा, राजा के अधीन रहेगा, स्पष्ट। यानी कि वो संगठन जो बना रहा है वो एक्चुअली में जो धार्मिक संगठन है, ये चर्च जो क्या है, फ्रांस का जो पोप था ना, उसका चर्च जो था तो वो एक्चुअली में, ठीक, ये जो चर्च है, चर्च को कहाँ रखा है उन्होंने, राजा के अधीन रखा है।
तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसलिए इन्होंने ना राजा को एक मजबूती आधार प्रदान की है। अगर राजा मजबूत होगा तो निश्चित तौर पर वहाँ की राज्य की जो व्यवस्था है, राज्य की जो व्यवस्था है, वहाँ की जो अराजकता है उस पर नियंत्रण किया जा सकता है। अगर राज्य कमजोर रहेगा या राजा कमजोर रहेगा तो वहाँ पे अराजकता जैसी गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। तो इनको नियंत्रण करने के लिए एक मजबूत राजा होना चाहिए, एक शक्तिशाली राजा होना चाहिए। तो इस वजह से ये राज्य की राजा से संबंधित जो बातें थी थोड़ा आप समझ सकते हो। मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि जनता जो है ना इसका समर्थन कर सकती है, विरोध नहीं कर सकती है। तो इस वजह से इस पर राजा पर कोई प्रतिबंध भी नहीं है, राजा पर कोई प्रतिबंध नहीं है, यानी कि राजा खुला है, वो कैसी भी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। लेकिन हाँ ये है कि वो उचित ही प्रयोग करे। वो तो राजा में एक प्रकार से एक विवेकपूर्ण माना है उनको भी, लेकिन विवेक से बातें इन्होंने कही नहीं है। ठीक है, वो व्यक्तिवादी विचारक में अभी थोड़ा हम समझते हैं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं जो राजा होना चाहिए, राजा किस प्रकार से अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा, जनता के हित में करेगा, किस प्रकार से राज्य की सुरक्षा संपत्ति के हित में करेगा, राइट। ठीक है, और राजा जो है ना वो वहाँ पे जो संचालित होगा वो वहाँ पर लोगों के माध्यम से होगा। ठीक, लोगों के माध्यम से चुनकर जाएगा। एक्चुअली में राजा राजा जो है वो जनता से ऊपर है, विधि से भी ऊपर है, लेकिन जो राजा चुना जाएगा वो एक्चुअली में सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अभी हम थ्योरी पढ़ेंगे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, उसके वजह से हम थोड़ा बताएंगे, तब आपको स्पष्ट हो जाएगा। चलिए, इसके लिए उन्होंने राजा और राज्य, थोड़ा ही दोनों को स्पष्ट कर लेते हैं, राजा एवं राज्य। तो इनके लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आती है। सामाजिक समझौता, यानी कि सामाजिक समझौता क्या होना चाहिए। अगर सामाजिक समझौता करना है तो वो 100% किसके उद्देश्य से किया गया है। ये सामाजिक जो समझौता है, एक तो है जीवन की सुरक्षा, जीवन की सुरक्षा, ठीक, और दूसरा है प्राकृतिक अवस्थाओं को खत्म करना, क्योंकि ये प्राकृतिक जैसी कोई चीज़ें मानता ही नहीं, जैसे ईश्वर को नहीं मानता है। ठीक, जैसे नैतिक सद्गुणी जैसे विचार, नैतिक विचार सद्गुणी, इन चीज़ों की ये बात ही नहीं करता है। इनको प्राकृतिक है तो इनको प्राकृतिक को ख़त्म करने का प्रयास करता है। तो प्राकृतिक अवस्था को ख़त्म करने के लिए, जीवन की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए ये सामाजिक समझौता बनाया गया है। और सामाजिक जो समझौता है वो एक्चुअली में व्यक्तियों के बीच का ही, ये क्यों का है, व्यक्तियों के बीच का है, जो वहाँ पे जनता है उनके बीच का ही एक सामाजिक समझौता है। क्योंकि जो समाज होता है ना, जो समाज होता है वो किन से मिलकर बनता है, व्यक्तियों से मिलकर बनता है। इन्होंने वैसे समाज की बात तो नहीं की है, इन्होंने यही कहा है कि जो समाज होता है वो एक्चुअली में अलग से समाज की कोई इन्होंने व्यवस्था नहीं की है, लेकिन इन्होंने समाज की जो बात कही है वो इसमें यही कही है कि जो व्यक्ति होते हैं वो समाज, जो समाज होता है वो व्यक्तियों से मिलकर बनता है, राइट। और जब व्यक्तियों से मिलकर बनेगा तो वो उनके बीच जो समझौता रहेगा, व्यक्तियों के बीच जो समझौता रहेगा वो एक्चुअली में सामाजिक समझौता है। ओके, और ये सामाजिक समझौता जो है वो किसके लिए प्रयोग किया जाएगा, सामाजिक समझौता जो है किसके लिए प्रयोग किया जाएगा, तो इसके लिए उन्होंने राजा से संबंधित बात कही है। ठीक, राजा से संबंधित उन्होंने की कंपेयर किया है कि जो राजा रहेगा ना, जो राजा रहेगा वो एक्चुअली में सामाजिक समझौता के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। यानी कि राजा जो है वो समाज में जो लोग हैं, ठीक, इस समाज में जो लोग हैं, यानी कि ये लोग हैं, इनके माध्यम से आपस में सरोकार करके, आपसी संबंध करके, सहमति के माध्यम से एक राजा का निर्माण होगा। और ये राजा जो है एक मशीन की तरीके से कार्य करेगा। ठीक, क्योंकि इन्होंने मशीन को राज्य से तुलना की है, राज्य से। राज्य एक क्या है, कृत्रिम है। यहाँ पे हम दोनों एक साथ लेके चलेंगे, कृत्रिम है। और ये जो कृत्रिम है, क्योंकि इसे किसने बनाया है, ये एक मानवीय संस्था है, राइट, ये एक मानवीय संस्था है, इसे मानव द्वारा बनाया गया है। और अगर मानव द्वारा बनाया गया है तो जब राज्य मानव द्वारा बना है तो वहाँ का चुना हुआ जो राजा है वो भी मानव द्वारा निर्मित है। तो यहाँ पर कृत्रिम राजा की, इन्होंने कृत्रिम राज्य की बात कही है। ठीक, इसकी बात कही है, कृत्रिम राज्य की बात कही है। और ये कृत्रिम जो राज्य है
वो एक्चुअली में इस समझौते का परिणाम है, इस समाज में समझौते का परिणाम है। समझौते जो राज्य है ना, राज्य और जो राजा है, ये क्या है, जो सामाजिक समझौता होगा ये वाला, इसी से ही नियुक्त किए जाएंगे। यानी राज्य तो एक्चुअली में जो है ना वो कृत्रिम संस्था है, ठीक। और ये जो राज्य का जो राजा होगा ना, राज्य का जो राजा होगा एक्चुअली में ये इसी सामाजिक जो समझौता है, सामाजिक समझौता के परिणाम से ही क्या किया जाएगा, वो उसका निर्माण होगा, ठीक। और उसको पावरफुल शक्तियां दी जाएंगी। तो राज्य एवं राजा के निर्माण में जो भूमिका है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की है। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो व्यक्तियों का ही समूह है, राजा कहीं अलग से नहीं आएगा, वो व्यक्तियों के समझौते के परिणाम से ही निकलेगा, एक व्यक्तियों के समझौते के निष्कर्ष से निकलेगा राजा। और वो राजा है वो पावरफुल है, वो ऑलरेडी हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं, ठीक है। तो सामाजिक समझौते के अंतर्गत इन्होंने जीवन की सुरक्षा और एवं प्राकृतिक अवस्था को खत्म करने के लिए इन्होंने राजा की बात कही है, ठीक है। क्योंकि ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, दूसरी बात इन्होंने ही कही है इसी में, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये राज्य की उपयोगिता की बात करता है, राज्य की उपयोगिता की बात करता है। यानी कि जो राज्य है ना, राज्य की उपयोगिता उसकी आवश्यकता की प्रयोग करता है। यानी कि राज्य जो है ना, राज्य के जो सैद्धांतिक हैं, जो सैद्धांतिक पक्ष हैं, यानी कि जैसे नियम कानून कायदे हैं, ठीक है, वो उपयोगी में है, क्योंकि वो उपयोग में है। वो उपयोग में, अगर वो उपयोग किए जाते हैं वो राजा के द्वारा किए जाएंगे, 100% है, ठीक है। तो वो किस प्रकार के हैं, कृत्रिम है, ठीक, किस प्रकार के कृत्रिम है। तो इसलिए इन्होंने जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत तो राज्य के जो पक्ष की बात की है, ये उपयोगिता के आधार पर की है, ना कि उत्पत्ति के आधार पर। यानी कि जो राज्य है, जो राज्य है वो एक उपयोगी है, राज्य उपयोगी है, क्योंकि वहाँ पर राजा काम करेगा और राजा है अपनी शक्तियों का उपयोग करेगा। तो राज्य एक कैसा उपयोगी है, ना कि उत्पत्ति। राजा कोई राज्य की उत्पत्ति नहीं है, वो एक उपयोगिता है, एक आवश्यक है, उपयोगिता है और आवश्यक के आधार पर वो काम करेंगे। चलिए, तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। अब बात हम ये करते हैं कि राजा जो है वो तो कुछ भी कर सकता है। मैंने आपको ऑलरेडी बताए हैं कि राजा व्यक्ति को भय के माध्यम से, हिंसक के माध्यम से दिखा सकता है, ठीक है, क्योंकि व्यक्ति के स्वार्थ हैं। अभी हम व्यक्तिवादी विचारक बताएंगे, व्यक्तिवादी जो अब के जो व्यक्तिवादी विचार रहे हैं उसमें किस प्रकार के रहे हैं, ठीक है। तो उसको नियंत्रण करने के लिए राजा भय का प्रयोग कर सकता है और स्वार्थ को नियंत्रण कर सकता है। तो इसके बारे में हमने आपको बता दिए, क्लियर। चलिए, ये एक्चुअली में सामाजिक समझौता है, ये किस पे आधारित है, ज्यामिति पर आधारित है। ज्यामिति का मतलब ये है कि कोई चीज़ फिक्स है, यानी कि हर चीज़ एक सत्य होती है। तो सत्य जो है ये फिक्स है। जैसे कि तीन त्रिभुजों का कोण, एक जो तीन त्रिभुज है, सॉरी, जो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो मान होता है वो 180 अंश होता है। तो ये 100% फिक्स है, 100% फिक्स है। इसी वजह से ये सामाजिक समझौता जो है ये भी एक फिक्स है, ये भी एक फिक्स है, राइट। लेकिन कृत्रिम द्वारा बनाया गया है, लेकिन ये सत्य है, फिक्स है, राइट। यहीं से जो समझौता होगा, राज्य विवेक, यहाँ पे जो व्यक्ति होंगे उनके समझौते से ही राजा का निर्माण होगा। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। थोड़ा अब लोकतांत्रिक प्रवृत्ति के बारे में समझते हैं। यहाँ पे लोकतांत्रिक प्रवृत्ति किस प्रकार की है। लोकतांत्रिक प्रवृत्ति की जो वहाँ का राज्य है, वहाँ की राज्य की जो व्यवस्था है, उसमें क्या लोकतांत्रिक प्रवृत्ति देखने को मिलती है। चलिए, तो आप जैसा कि जानते हो कि लोकतांत्रिक प्रवृत्ति का मतलब ये है कि लोग यानी शक्ति का विकेंद्रीकरण, ठीक।
लेकिन यहाँ पर लोकतांत्रिक कैसा है आप थोड़ा समझना है। यहाँ पर है कि जो राजा था ना, राजा वो क्या था, सामाजिक समझौते का परिणाम था। सामाजिक समझौते का परिणाम था, क्योंकि समाज का जो समझौता होगा उसी के आधार पर राजा नियुक्त किया जाएगा। तो एक्चुअली में ये राजा कैसा है, लोकतांत्रिक है ना। मेरी बात को, लोकतांत्रिक किस आधार पर है, क्योंकि ये जो राजा है वो सामाजिक समझौते के आधार पर चुना गया है, क्योंकि व्यक्तियों के माध्यम से वहाँ समझौता हुआ है। ठीक, वो समझौता है इस प्रकार का। ठीक, आपस में ये लोग हैं, इनके बीच एक समझौता हुआ और इस समझौता में व्यक्ति को चुना गया है, तो व्यक्ति लोकतांत्रिक है। लेकिन ये व्यक्ति जो है इसका विरोध नहीं कर सकते हैं, व्यक्ति इसका विरोध नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से ये लोकतांत्रिक तो है, लेकिन ये लोकतांत्रिक के साथ साथ लोकतंत्र पर हमला भी है साथ में, ये याद रखो। क्योंकि ये जो व्यक्ति हैं इसका विरोध नहीं कर सकते हैं। ठीक, विरोध करेंगे अराजकता होगी 100%। और अराजकता अगर उत्पन्न हुई तो निश्चित तौर पर वहाँ स्वतंत्रता नहीं मिल पाएगी। और जो स्वतंत्रता है वो एक्चुअली में अभी हम बात करेंगे स्वतंत्रता पे। ठीक है, तो अब थोड़ा यहाँ समझ लो केवल। तो लोकतंत्र है वो एक्चुअली में देखा जाए तो लोकतांत्रिक तो है, थोड़ी व्यवस्था है, क्योंकि जो राजा है वो सामाजिक समझौते के परिणाम पर आधारित है। लेकिन बात यहाँ पे है कि ये जो लोग हैं, जो राजा जाएगा उसके शक्तियों का विरोध नहीं कर पाएंगे। ठीक, वो निरंकुश राजा है। तो राजा कैसा है, राजा है निरंकुश। राजा निरंकुश होने की वजह से कि लोकतंत्र पर हमला की बात करते हैं, सीधा सीधा लोकतंत्र पर हमला है। क्योंकि ये स्पष्ट यहाँ दिखाई पड़ता है कि वो राजा जो है वो सामाजिक समझौते से नियुक्त तो किया जा रहा है, वो तो लोकतंत्र प्रवृत्ति देखने को मिलती है। लेकिन लोकतंत्र प्रवृत्ति के साथ साथ लोकतंत्र पर हमला इस वजह से दिखता है क्योंकि वो राजा पर जो जनता है वो विरोध नहीं कर सकती, क्योंकि वो विधि से भी ऊपर रखा गया है, तो वो विरोध नहीं कर सकती। ये विचार हैं। ठीक, ये हॉब्ज के विचार हैं। वो वहाँ पर राजा का विरोध नहीं कर सकते हैं, राजा की शक्तियों का विरोध नहीं कर सकते। इस वजह से ये लोकतांत्रिक हमला भी देखने को मिलता है। क्योंकि संसद जैसी कोई बात ही नहीं है यहाँ पे, ना संसद है ना संसद की कोई शक्ति की बात है। कार्यपालिका न्यायपालिका जो शक्तियाँ हैं सब राजा ही में ही निहित हैं, तो यहाँ संसद की कोई बात ही नहीं है। तो लोकतंत्र पर सीधा सीधा हमला देखने को मिलता है। राइट, ठीक है ना। दैवी दैवी आधार को भी समाप्त करता है, क्योंकि राजा दैवी आधार पर नहीं है, ना प्राकृतिक है, मानव निर्मित है। ठीक है, और मानव निर्मित ऐसा है जो यहाँ के लोग विरोध भी नहीं कर सकते राजा का। ठीक, विरोध करेंगे तो अराजकता आएगी, और अराजकता आएगी तो 100% है कि क्या है, निश्चित है अराजकता आएगी। तो इससे क्या होगा कि लोगों की स्वतंत्रता हनन होगी। इस वजह से स्वतंत्रता की जो बात कही है वो राजा की विधि के अंतर्गत ही रखी गई है। थोड़ा हम अभी समझते हैं, प्रयास करेंगे। लेकिन साथ साथ में थोड़ा अगर आप और समझना चाहो तो इनके विचारों को अगर आप थोड़ा समझना चाहोगे तो चलिए, इनकी अगर विचार को अगर और समझना चाहो तो आप वैधानिकता के आधार पर थोड़ा समझ सकते। वैधानिकता के आधार पर कैसे, कि राजा की जो शक्ति है, राजा की जो शक्ति है वो वैधानिक आधार पर थोड़ा यहाँ पर देखने को मिलती है। वो कैसे, जैसे जो जो देखा जाए सामाजिक समझौता हुआ है, जो सामाजिक समझौता हुआ है, इस सामाजिक समझौते में जो राजा का निर्माण होगा वो राजा को विधि कौन देगा, वो विधि तो यही देंगे ना, कौन, सामाजिक समझौते के तहत ही विधि दी जाएगी। तो इस प्रकार से ये जो विधि है, लेकिन ये विधि सर्वोपरि है, सर्वोपरि है ये विधि, क्योंकि और इस विधि से ऊपर राजा को रखा गया है। भले ही ये विधि सामाजिक समझौते की देन है, भले ही इसकी देन है, लेकिन ये विधि सर्वोपरि है, ये मान्य होगी और इसका विरोध जनता नहीं कर सकती है, इसका विरोध जनता नहीं कर सकती है। तो इस वजह से व्यक्तियों को राजा का पालन करना चाहिए और पालन के साथ साथ उनका समर्थन करना चाहिए राजा का। लेकिन राजा को भी इनके जीवन पर हमला नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो विधि है वो देन किनकी है, वो देन है आपकी
लोगों की, व्यक्तियों की। इस वजह से व्यक्ति के जीवन पर हमला नहीं करना चाहिए। तो उनके विचार ज्यामितीय भौतिकी पर आधारित देखने को मिलते हैं। ठीक, भौतिकतावादी तो हैं ही उनके विचार, प्राकृतिक तो कोई विचार है ही नहीं। ठीक, ज्यामिति का आधार पर हैं, क्योंकि सामाजिक समझौता पूरा फिक्स उन्होंने दे रखा है। राइट, व्यक्तिवादी विचार भी उन्होंने फिक्स दिए हैं। तो अब हम थोड़ा समझते हैं इनके राजनीतिक बाध्यता। थोड़ा बाध्यता से पहले एक चीज और समझते हैं। पहले हम व्यक्तिवादी विचारक और समझ लेते हैं कि इनके जो व्यक्तिवादी जो विचार रहे हैं वो एक्चुअली में किस प्रकार के रहे हैं। सबसे पहले हमने समझा शक्तिशाली राजा, शक्तिशाली राजा। ठीक, इसके साथ में राज्य स्टेट के बारे में भी समझ लिया, ये राज्य स्टेट कृत्रिम है, ठीक, प्राकृतिक नहीं है। शक्तिशाली राजा भी के बारे में समझा। दूसरा हमने समझा कि शक्तिशाली जो राजा है उसके लिए सामाजिक समझौता है। सामाजिक समझौता की बात करते हैं, इसके विषय में समझा। अब हम थोड़ा समझते हैं व्यक्तिवादी विचारक, यानी कि क्या हॉब्स व्यक्तिवादी भी है। व्यक्तिवादी की मतलब ये है कि इन्होंने व्यक्तियों के बारे में किस प्रकार के मतलब एक अपने पर्सनल इंडिविजुअल जो भी इनके विचार हैं वो किस प्रकार से इन्होंने रखे। तो हॉबी के जो विचार हैं वो एक्चुअली में देखे जाएं तो भौतिकतावादी हैं। तो भौतिकतावादी होने की वजह से इनके जो विचार हैं वो देखे जाएं तो भौतिकता पर ही आधारित है। राइट, जैसे जैसे मान लेते हैं इनके कैसे विचार हैं, भौतिकतावादी हैं, भौतिकतावादी हैं, आप समझ सकते हो। तो जिस प्रकार से कोई जो अणु है, ठीक, जिस प्रकार से जिस प्रकार से मान लेते हैं कोई पदार्थ है, ठीक, जो पदार्थ है वो अणुओं से मिलकर बनता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति है वो विभिन्न विभिन्न अणुओं से मिलकर बना है, विभिन्न विभिन्न अणुओं से मिलकर बना है। राइट, और ये जो पदार्थ है या विभिन्न अणु हैं ये क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। ठीक, तो इस पे हमने आपको ऑलरेडी बताए थे, जो गति का जो नियम था वो एक्चुअली में गैलीलियो ने दिया था। ठीक, गैलीलियो ने दिया था। तो यही जो गति का नियम है इन्होंने व्यक्तियों पे कैसे लागू किया, थोड़ा समझते हैं, देखना। क्योंकि इन्होंने क्या कहा कि व्यक्तिवादी विचार में भौतिकतावादी इनके विचार हैं, तो जिस इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति है वो विभिन्न अणुओं से मिलकर बना है, विभिन्न अणुओं से मिलकर बना है, और ये अणु क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। ये अणु क्या कर रहे हैं, एक्चुअली में गति कर रहे हैं। ठीक, ये अणु क्या कर रहे हैं, एक्चुअली में गति कर रहे हैं। तो इनके गति की जो बात है, गति की बात है, ये गति की बात है इन्होंने कहाँ रखी, मानवीय इच्छाओं पर, मानवीय इच्छाओं पर रखी। थोड़ा समझते हैं, देखो कैसे। वैसे तो इन्होंने अणुओं से मिलकर बताया है कि व्यक्ति अणुओं से मिलकर बना है, कोई आत्मा परमात्मा नहीं है। राइट, तो जिस प्रकार से पदार्थ गति करता है, जिस प्रकार से ये पदार्थ गति करता है, उसी प्रकार से मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वो भी गति करती हैं। मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वो भी गति करती हैं। कैसे, देखो, गैलीलियो ने पदार्थ की गति पर सिद्धांत बताया था, ये जो गति का नियम है पदार्थों पे बताया था। राइट, जबकि इन्होंने इन गति का नियम किस पे लागू किया, मनुष्य की इच्छाओं। जिस प्रकार से पदार्थ गति कर रहा है उसी प्रकार के मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वो भी गति कर रही हैं। मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वो भी गति कर रही हैं। और ये मनुष्य की इच्छाएं दो प्रकार से हैं, एक तो आकर्षण में है, जो पाना चाहते हैं, ठीक, जो पाना चाहते हैं कोई भी चीज़, जैसे पाना चाहते हैं, इसमें आप ले सकते हो सुखी, सुख, संपत्ति। ठीक, सुख है, संपत्ति है, पत्नी है, परिवार है, ये जो भी जैसे इनकी इच्छाएं हैं। राइट, क्योंकि मनुष्य की इच्छाएं क्या हैं, अनियंत्रित हैं, अनंत हैं, वो मरने के बाद ही समाप्त होती हैं। ऐसी बात इन्होंने लेवियाथन में कही है। लेवियाथन में उन्होंने ये बात कही है कि मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वो अनंत हैं, वो मृत्यु के बाद ही समाप्त होती हैं। ये बात लेवियाथन में है स्पष्ट रूप से।
दूसरी बात इन्होंने कही है जो पाना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, और दूसरी है बाद में पाना चाहते हैं, बाद में पाना चाहते हैं। बाद में पाना चाहते का मतलब क्या है? कुछ ऐसी बाद में क्या पाना चाहते हैं? बाद में बहुत सारी इच्छाएं प्रबल होती हैं, नई नई इच्छाएं बनती हैं। जैसे कि एक तो ऐसा होता है वर्तमान की स्थिति में कोई चीज़ दिख रही है तो वो चीज़ें हमें पाना है, समय के अनुसार फिर परिवर्तन होता जाता है, फिर परिवर्तन होना जाता है तो फिर इच्छाएं प्राप्त होती हैं, बढ़ती जाती हैं। तो मनुष्य की जो इच्छाएं अनंत हैं, तो बाद में जो इच्छाएं बनेंगी वो पाने की बात करते हैं। तो दो प्रकार से इन्होंने इच्छा की बात की, एक वर्तमान को लेकर जो पाना चाहते हैं, जो और व्यक्ति पा रहा है तो उस हिसाब से पाना चाह रहे हैं। दूसरा है आगे समय में जब परिवर्तन होता जाएगा तो वो मनुष्य फिर आगे की इच्छाएं बढ़ेंगी उसकी, तो फिर वो बाद में भी पाना चाहेगा, तो वो भी प्राप्त करना चाहता है। तो इस प्रकार से इनके जो विचार हैं वो विचार जो देखे जाएं मनुष्य की इच्छाओं को दो प्रकार से डिफाइन करते हैं। ठीक है। चलिए, अब इन्होंने एक बात और कही है कि मानवीय स्वभाव को समझने के लिए इन्होंने एक सिद्धांत दिया है, ज्यामिति का सिद्धांत। मानव के स्वभाव को किस प्रकार से समझना है, मानव के स्वभाव को समझने के लिए ज्यामिति का सिद्धांत दिया। मानव स्वभाव को समझने के लिए यूक्लिड ज्यामिति, यूक्लिड ज्यामिति का सिद्धांत इन्होंने किस प्रकार से दिया है? इन्होंने ज्यामिति से कंपेयर की है मानव का स्वभाव को। क्यों? जिस प्रकार से मानव का, जिस प्रकार से यूक्लिड ज्यामिति है, जैसे कि त्रिभुज है, ठीक, इसके तीनों कोण का मान 180 अंश है, राइट, 180 अंश है। ये क्या है? पूर्णतावादी है, ठीक, पूर्णतावादी है, सत्य है, ठीक। तो इसी प्रकार से मनुष्य के जो स्वभाव हैं, मनुष्य का जो स्वभाव है वो कैसा है? लालची है, एक लालची है, और देखा जाए स्वार्थी है, लालची है, स्वार्थी है। मनुष्य का स्वभाव कैसा है? लालची है, स्वार्थी है। लेकिन इसी को नियंत्रण करने के लिए शक्तिशाली राजा होना आवश्यक है, को भी नियंत्रण करने के लिए शक्तिशाली राजा होना आवश्यक है। ये बातें आपको स्पष्ट हो गई होंगी, क्योंकि जिस प्रकार से मानव का जो स्वभाव है, जिस प्रकार से ज्यामिति है, वो उसका जो कोण कितना है, त्रिभुज का जो कोण है वो 180 अंश है, उसी प्रकार से व्यक्ति का जो स्वभाव है वो एक्चुअली में लालची है, स्वार्थी है, इस संपत्ति को प्राप्त करना चाहता है। ठीक है। तो इन चीज़ों को नियंत्रण करने के लिए एक शक्तिशाली राजा होना आवश्यक। ओके। और शक्तिशाली राजा है वो 100% इन पर नियंत्रण रखेगा और ये लोग उसका विरोध नहीं करेंगे, ये लोग इसका विरोध नहीं करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि ये पूर्णतः सच माना है। तो अगर व्यक्तिवाद में उन्होंने एक विचार और रखा है, उन्होंने एक बात और कही है कि व्यक्ति जो है वो आत्म संरक्षण करना चाहता है। व्यक्ति जो है वो आत्म संरक्षण करना चाहता है। आत्म संरक्षण के लिए राज्य का होना आवश्यक है, वहाँ का राजा का होना आवश्यक है। अगर व्यक्ति की प्राथमिकता क्या है? व्यक्ति की प्राथमिकता है आत्म संरक्षण। आत्म संरक्षण के अंतर्गत है उन्होंने रखा है मनुष्य की इच्छाएं। मनुष्य की इच्छाएं क्या है? आत्म संरक्षण। आत्म मतलब अपने को संरक्षण, अपने को सुरक्षा प्रदान करना, राइट। आत्म संरक्षण में अपनी इच्छाओं को बनाए रखना, ठीक। दूसरी बात, आत्म संरक्षण वहाँ की जीवन सुरक्षा बनाए रखना। तो इन सुरक्षा को, इच्छाओं को मतलब कायम रखने के लिए, वैसे इच्छाओं पर नियंत्रण की बात करते हैं वो, इच्छाओं को उनको बनाए रखने के लिए उन्होंने एक शक्तिशाली राजा की बात की कि अगर व्यक्ति को आत्म संरक्षण करना है तो एक शक्तिशाली राजा होना आवश्यक है। यानी कि हर जगह उन्होंने शक्तिशाली राजा, पावरफुल किंग की बात ही करते हैं, हर जगह पावरफुल किंग की ही बात करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, क्योंकि राज्य के बिना तो आत्म संरक्षण खतरे में पड़ जाएगा, अराजकता जैसी स्थिति देखने को मिलेगी, राइट। तो इसी वजह से यहाँ पर जो देखा जाए, हैकर ने कहा है
कि जो हॉब्ज का जो व्यक्तिवादी विचारक है वो मनोवैज्ञानिक है। हेकर ने एक बात कही है, थोड़ा लिख लो। हेकर ने कहा है कि हॉब्ज का जो व्यक्तिवादी विचारक है, हॉब्ज का व्यक्तिवादी जो विचारक है वो एक्चुअली में कैसा है, वो है आपका मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक क्यों है? क्योंकि वो उसकी इच्छाएं हैं, कि इच्छाएं है ना, और इच्छाओं के आधार पर ही तो वो क्या है, व्यक्तिवादी है, मनोवैज्ञानिक है। तो इसी वजह से जो हॉब्ज ने बात कही है, एक हैकर ने कही है हॉब्ज के बारे में कि हॉब्ज का जो व्यक्तिवादी विचारक है वो मनोवैज्ञानिक पर आधारित है, क्योंकि मनोविज्ञान में कहीं ना कहीं इच्छाएं देखने को मिलती हैं। स्वार्थ, इच्छाएं, लालच, ये जो है ना मनोविज्ञान में देखने को मिलता है। मनोविज्ञान के साइकोलॉजिकल पॉइंट में आप ये अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो ये भी विचार जो है हैकर ने कहा कि हॉब्ज के जो विचार हैं व्यक्तिवादी वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित हैं। तो जो पूर्णतः सत्तावादी और उसकी इच्छाओं पर निर्भर करते हैं, राइट। पूर्ण सत्तावादी तो इसीलिए हैं क्योंकि जो इच्छाएं हैं वो क्या है, अनंत तक रहती हैं, राइट। तो इस वजह से मनोवैज्ञानिक है वो एक पूर्ण सत्तावादी है। तो इस प्रकार से इसको नियंत्रण करने के लिए, इन चीज़ों को नियंत्रण करने के लिए शक्तिशाली राजा की होने की आवश्यकता है। ये हॉब्ज ने बात कही है, लेकिन हैकर ने यही बात कही है कि हॉब्ज का जो विचार है वो व्यक्तिवादी मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि वो इच्छाओं की बात करते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सेबाइन ने भी यही बात की है कि एक हॉब्ज, सेबाइन ने भी एक पॉइंट बात की है, वो लिख सकते हो। सेबाइन ने क्या कहा है? सेबाइन ने कहा है कि जो हॉब्ज के जो व्यक्तिवादी जो विचार हैं वो क्या है, जीवन की सुरक्षा बनाए रखना है, ठीक। इसलिए शक्तिशाली राजा की बात की है। तो सेबाइन ने कहा कि, सेबाइन ने यही बात बोली है कि हॉब्ज का जो व्यक्तिवादी जो विचार है, ठीक, व्यक्तिवादी विचार हैं उसमें व्यक्ति की सुरक्षा है। क्या है? व्यक्ति की स्वयं की सुरक्षा बनाए रखना है। तो स्वयं की सुरक्षा के लिए क्या होना चाहिए? शक्तिशाली राजा। स्वयं की सुरक्षा करने के लिए शक्तिशाली राजा की आवश्यकता होती है। तो 100% सेबाइन ने भी यही बात कही है। वांडर की बात अगर लिखना चाहो तो वांडर एक बात कही है कि राज्य की आज्ञा का पालन व्यक्ति की विवेक और उसकी बुद्धिमत्ता से है। वांडर की अगर पॉइंट लिखना चाहो तो लिख सकते हो। वांडर, ये हम आगे क्लियर कर देंगे। वांडर ने भी ये बात कही है कि राज्य की आज्ञा का पालन, यानी कि जो राजा है उसकी शक्तियां जो है उनका पालन करना ही विवेक और उसकी बुद्धिमत्ता है। किसकी? व्यक्ति की। हॉब्ज के टारगेट करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य की आज्ञा, जो राज्य है उसकी आज्ञा का पालन करना, उसकी आज्ञा का पालन करना ही क्या है, व्यक्ति का विवेक और बुद्धिमत्ता है, ठीक। क्योंकि अगर ये विवेक से इनका पालन करेगा, विवेक से अगर वो राजा का पालन करता है, राजा की शक्तियों का पालन करता है, राज्य की शक्तियों का पालन करता है, तो 100% है कि वहाँ पर सुनिश्चित रूप से सुरक्षा कायम रहेगी और राजा की जो शक्तियाँ हैं वो उचित रूप से प्रयोग में रहेंगी। तो इसलिए वांडर ने भी कहा है कि व्यक्ति जो है वो बुद्धिमत्ता और विवेक युक्त व्यक्ति है, क्योंकि वो वहाँ पर जो राजा है, राजा का समर्थन करेगा, राजा की शक्तियों का विरोध नहीं करेगा, और इस वजह से लोगों की सुरक्षा बनी रहेगी, जीवन में स्वतंत्रता बनी रहेगी। तो इस प्रकार के इनके जो विचार हैं आप समझ सकते हो। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। वैसे ज़्यादा कोई टफ तो नहीं है, राइट। चलिए, अगला सिद्धांत इनका आता है एक राजनीतिक बाध्यता का आधार। अगर आप समझना चाहो तो इसे भी समझ लो। राजनीतिक बाध्यता का आधार, इसके अंतर्गत इन्होंने 3 आधार रखे हैं। पहला तार्किक रखा गया है, रीजनल तार्किक आधार। एक दूसरा जो है वो है आपका मोरल
मोरल या नैतिक आधार, आधार की जगह कारण लिख लो, कारण ही है, रीजन है, कारण है, मोरल कारण है। एक तीसरा है आपका नैतिक, हाँ सॉरी, हाँ, दो तीन प्रकार ही के हैं, आप समझ सकते हो, दो ही हैं, ठीक है, तार्किक हैं और एक मोरल है। तार्किक कैसे हैं? क्योंकि यहाँ पे माइकल ओसार्ट ने इस राजनीतिक बाध्यता के आधार को रखते हुए कहा है, वो हॉब्ज ने रखा है, लेकिन ये बात स्पष्ट कौन कर रहे हैं? माइकल ऑक्सफोर्ड। क्योंकि राज्य का जो पालन करना है, यानी कि राज्य का, व्यक्ति का पालन करना है, वो किस प्रकार से है, तो राजनीतिक बाध्यता, यानी कि जो वहाँ पर राज्य है, ठीक, जो वहाँ पर राज्य है, इसकी बाध्यता के लिए, राजनीतिक बाध्यता के लिए लोगों को कुछ आज्ञा दी है, यानी कि राज्य की आज्ञा का पालन, राज्य की आज्ञा का पालन है वो किस प्रकार से करना है, तो इसके बारे में उन्होंने दो सिद्धांत दिए हैं, तार्किक पे और आपके मोरल पे, ठीक, तार्किक और मोरल। तार्किक में यहाँ पे आप ले सकते हो, जैसे जैसे आप व्यक्ति की इच्छाओं के अलावा विवेक भी है, राइट, ठीक है। तार्किक क्या है? तार्किक में आप लिख सकते हो राज्य जो इच्छाएं हैं मनुष्य की, ठीक, मनुष्य की इच्छाएं हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, ठीक, इसके अलावा विवेक भी है। ये क्या है? ये प्राकृतिक हैं। ये क्या है? प्राकृतिक हैं, क्योंकि इच्छाएं, विवेक, ये प्राकृतिक हैं और इन्हें बदला नहीं जा सकता है, और इन्हें बदला नहीं जा सकता है, इसलिए ये क्या करती हैं? व्यवहार को मजबूत करती हैं। यानी कि राज्य की आज्ञा का जो अगर पालन करना है, तो उसमें कुछ जो मनुष्य की जैसे तार्किक इच्छाएं हैं, विवेक हैं, ये प्राकृतिक हैं, राइट, ये व्यवहार को मजबूत करते हैं। तो इनके आधार पर अगर वहाँ के जो व्यक्ति हैं, उनके जो विचार हैं, राइट, उनके जो विचार हैं वो एक्चुअली में कैसे हैं? तार्किक हैं, क्योंकि विवेक से युक्त हैं, इच्छाओं से युक्त हैं, तो 100% है कि वो राज्य की आज्ञा का पालन करेंगे। क्योंकि राज्य का जो निर्माण है ना, वो राज्य का जो निर्माण है, राज्य और सरकार का जो निर्माण है, वो देखा जाए तो व्यक्तियों की तार्किक इच्छाओं पर ही निर्भर है, व्यक्तियों के तार्किक इच्छाओं पर ही निर्भर है। कैसे? क्योंकि व्यक्तियों के अंदर क्या है? इच्छाएं हैं, विवेक है, इच्छाओं और विवेक हैं, ये क्या है? प्राकृतिक हैं, राइट। तो इसको बनाए रखने के लिए, इस पर मतलब नियंत्रण करने के लिए, इस पर बनाए रखने के लिए वो क्या करते हैं? राज्य और सरकार का निर्माण करते हैं और इनका ये पालन करते हैं। एक्चुअली में ये तार्किक पे आधार पे हमने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है, ताकि वहाँ की जीवन की सुरक्षा बनी रहे। दूसरी बात मोरल है। तो मोरल की क्या बात है कि कुछ है जो व्यक्तियों के अधिकार हैं वो राजा को सौंप दिए जाएंगे, यानी कि अगर कुछ अधिकार हैं वो राजा को सौंप दिए जाएंगे, तो 100% राजा इनकी क्या कर सकता है? सुरक्षा करेगा, राजा इनकी सुरक्षा करेगा, उनकी जीवन को कायम रखे रहेगा, राइट। तो नैतिकता संबंधी विचार यही हैं कि व्यक्ति के जो सामूहिक रूप से कुछ अधिकार हैं, ठीक है, वो छोड़ेंगे, क्योंकि राज्य द्वारा वो नियंत्रण में रहेंगे। क्योंकि कुछ विचार ऐसे हो सकते हैं, जैसे जैसे आप अनैतिक कृत्य नहीं कर सकते हो, कुछ ऐसे अधिकार आपको नहीं दिए जाएंगे जो अनैतिक हों, ठीक, उनको नियंत्रण करने के लिए इनको अपने अधिकार को छोड़ना पड़ेगा। वो अधिकार नियंत्रण कौन करेगा? राजा करेगा। तो ये क्या है? राज्य की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, यानी कि जो अधिकार, जो राज्य की आज्ञा है, ठीक, अगर वो व्यक्तियों पर की जा रही है तो वो नियंत्रण पालन करना पड़ेगा। इसलिए कुछ अधिकार जो हैं व्यक्तियों के, वो राज्य को दिए जाएंगे, यानी कि राज्य के नियंत्रण में रहेंगे, ना कि व्यक्ति के पास रहेंगे। तो ये क्या है? एक नैतिकता के विचार यहाँ देखने को मिल जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। तो इनके राजनीतिक बाध्यता के आधार में आप राज्य की आज्ञा का जो है वो आपका तार्किक के आधार पर है और आपका एक मोरल के आधार पर है। तार्किक में आपको बताया कि जैसे व्यक्ति की जैसे इच्छाएं हैं, विवेक हैं, वो प्राकृतिक हैं और व्यवहारिक हैं, राइट है। तो इनको इनको नियंत्रण करने के लिए इन्होंने क्या किया है? व्यक्तियों के समझौते कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से राज्य सरकार का निर्माण किया है और वो इनका क्या करेंगे? पालन करेंगे। दूसरी बात है मोरल के अंतर्गत है कि कुछ व्यक्तियों के अपने अधिकार हैं वो राजा को देगा, वो राजा क्या करेगा?
उनके माध्यम से नियंत्रण करेगा, इनकी जीवन की सुरक्षा बनाए रखेगा। आप ये 2 चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। तीसरा हम अब बात करते हैं, स्वतंत्रता संबंधी विचार। कि स्वतंत्रता संबंधी विचार कैसे रहे हैं। तो स्वतंत्रता संबंधी अगर इनके विचारों की बात की जाए तो इन्होंने स्वतंत्रता जो है वो विधि के नीचे रखी है। विधि से ऊपर राजा है, राजा से नीचे विधि है, और विधि के नीचे क्या है, लोग हैं। तो इनकी जो स्वतंत्रता है वो विधि के नीचे है, यानी कि राजा की शक्तियों का पालन ही स्वतंत्रता है। राजा की शक्तियों का पालन ही स्वतंत्रता है। अर्थात स्वतंत्रता को अलग से इन्होंने कोई वरीयता नहीं दी है, लेकिन जो राजा उनके अंतर्गत ही निहित कर दिए, यानी कि राजा की जो शक्तियां हैं उसका पालन करो, राजा जो शक्तियों का प्रयोग करे उसका पालन करो। ठीक, ये इनकी क्या एक स्वतंत्रता है। क्योंकि अगर राज्य नहीं है तो स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। इसका रीजन क्यों है, बात वही बार बार आती है, अगर राज्य नहीं है तो स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। एक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, क्या मिलेगी, अराजकता। अराजकता में हिंसात्मक अराजकता होगी, मारकाट होगी, तो इसको नियंत्रण करने के लिए राजा होना आवश्यक है। ठीक है, तो आपको जनता को वहाँ पर स्वतंत्रता दी है वो एक्चुअली में राज्य की शक्तियाँ हैं उनका पालन करना है, उनके नीचे काम करना है, ये इनकी एक स्वतंत्रता है। ठीक, लेकिन इनको 2 स्वतंत्रताएँ इस प्रकार की दी हैं कि संपत्ति रख सकता है, संपत्ति रखने की स्वतंत्रता है। एक धर्म मानने की स्वतंत्रता है, धर्म को मान सकते हैं, लेकिन ये धर्म जो रहेगा ये इनको मानवीय माना है ना, इन्होंने मानवीय संस्था के रूप में माना है, तो इसलिए ये धर्म राजा के नीचे ही रहेगा, अधीन रहेगा। भले ये कोई संस्था गठित कर सकते हैं, धर्म संस्था बना सकते हैं, राइट, संपत्ति रख सकते हैं, लेकिन ये संपत्ति का अधिकार इनको दिया गया है, स्वतंत्रता इनको दी गई है, लेकिन ये स्वतंत्रता संपत्ति इनको नियंत्रण करने के लिए राजा होना आवश्यक है। बिना राजा की अराजकता फैलेगी, और अराजकता होगी तो हिंसात्मक गतिविधियाँ होंगी, निश्चित रूप से राज्य का विनाश होगा। इस प्रकार से इनके राजा से स्वतंत्रता संबंधी जो विचार हैं ये आप समझ सकते हो मौलिक है। और इनका राजा का विरोध भी नहीं कर सकते हैं, ये राजा का जनता लोग वहाँ के विरोध नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वाहन ने एक बात कही है, वाहन ने कहा है कि एक तरफ खाई है, हॉब्ज के विचार में, हॉब्ज के चिंतन में, एक तरफ खाई है तो दूसरी तरफ कुआं है, इसका अर्थ क्या हुआ, एक तरफ खाई है दूसरी तरफ कुआं है। तो एक तरफ खाई का मतलब आप ले सकते हो कि एक तरफ तो अराजकता है, अगर वहाँ राजा नहीं है, 100% वहाँ अगर राजा नहीं है तो वहाँ अराजकता है, हिंसात्मक अराजकता है, तो लोग की स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, राइट, लोगों का जीवन है असुरक्षित हो जाएगा। ठीक है, लोगों के जीवन गड्ढे में आ जाएंगे, लोग मृत्यु जैसी घटनाएं होने लगेंगी। तो अराजकता है, तो एक तरफ तो खाई है, दूसरी तरफ कुआं है। कुआं का मतलब यहाँ पे है पावरफुल, शक्तिशाली राजा, क्योंकि इसका भी विरोध नहीं कर सकते हो, इसकी शक्तियों का विरोध नहीं कर सकते हो। ठीक, इसकी जो शक्तियाँ हैं इसका विरोध नहीं कर सकते हो, क्यों, क्योंकि ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट से निर्मित है राजा। तो यहाँ पर इसको विधि से ऊपर रखा गया है, और विधि का पालन करना जनता का अनिवार्य किया गया है, राइट। तो यहाँ पे स्वतंत्रता को क्या कर दिया है, इसके अंतर्गत निहित किया गया है। इसलिए जो व्यक्ति है वो दोनों तरफ से तो फंसा है। अगर शक्तिशाली राजा नहीं होगा तो अराजकता होगी, अगर अराजकता को ख़त्म करना है तो शक्तिशाली राजा होगा। तो यहाँ पर जो स्वतंत्रता है वो सीमित कर दी गई है, एक कुछ अधिकार दिए गए हैं, ओके, और एक विधि से ऊपर रखा है, उसका पालन करना अनिवार्य है, राइट। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि जो वाहन है इन्होंने यही बात कही है कि हॉब्ज के चिंतन में एक तरफ खाई है तो दूसरी तरफ कुआं है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको स्वतंत्रता संबंधी विचार समझ में आ गए होंगे, राजनीतिक बाध्यता का आधार वो समझ में आ गया होगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, लोकतंत्र से संबंधित जो विचार इनके हैं वो थोड़ा समझ में आ गए होंगे, ओके। इसी में आप शक्तिशाली राजा है वो आपको समझ में आ गया होगा, व्यक्तिवादी जो उनके विचार हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो हॉब्ज का जो विचार है आज के लिए इतना ही है। अगर
कुछ बचता है तो कल लेक्चर हम बताएंगे, अगर नहीं है तो फिर आपको यही लेक्चर को पढ़ना होगा। आपके लिए एक शुभ सूचना है कि मैंने टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है। आप हमारे तक टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पर आपको फ्री डिस्कशन मिलेगा, पीडीएफ मिलेगी और आपकी वहाँ पे मेंस की कॉपी वगैरह चेक होगी। तो ये चीज़ें आपके लिए फ्री सुविधाएं हैं, तो आप और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और मैंने वहाँ पे अलग अलग जीएस जो लेक्चर पढ़ा रहे हैं जीएस में, तो वो भी हमने प्लेलिस्ट बना दी हैं, आप उनको फॉलो कर लीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हॉब्ज के जो व्यवहारिक चिंतन, जो भौतिकतावादी विचार हैं, स्पष्ट में आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब इनके जो कुछ मैकियावेली से थोड़ा कंपेयर करेंगे तो स्पष्ट हो जाएंगे।